हेलो एवरीवन। आज हम बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, जो कि हमारे यूनिट 1 का जो टॉपिक 1 है, इंडो ग्रीक आर्ट ऑफ वॉरफेयर। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि इंडो ग्रीक आर्ट ऑफ वॉरफेयर, इंडियंस और ग्रीक के वॉरफेयर को पढ़ा था। आज हम इसी के आगे का टॉपिक जो है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, आज हम इसको कवर करते हैं। तो पहले हम बैटल ऑफ हाइडेप्सिस का बैकग्राउंड समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, with the help of Takshila king Ambi, Alexander plans to attack the kingdom of Porus and encamped near the bank of river Jhelum, Hydaspes. Porus too, on hearing the arrival of Alexander, encamped his army on the other side of a bank. तो क्या है कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में अलेक्जेंडर की जो ट्रूप्स थी वो विद द हेल्प ऑफ अ तक्षशिला किंग उस टाइम का कौन था? अम्बी। उस तक्षशिला किंग के रूलर का क्या नाम था? अम्बी। अम्बी की सेना और अलेक्जेंडर की सेना दोनों ने मिलकर झेलम रिवर, झेलम क्या है इसको, झेलम रिवर को ही ग्रीक में हाइडेप्सिस कहते हैं, इसलिए इसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। दैट इज द बैटल ऑफ झेलम। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि रिवर ऑफ बैटल ऑफ झेलम और बैटल ऑफ हाइडेप्सिस अलग अलग है, ये दोनों एक ही हैं। पोरस टू, ऑन हियरिंग द अराइवल ऑफ अलेक्जेंडर एनकैम्प्ड हिज आर्मी ऑन द अदर साइड ऑफ अ बैंक। अब जैसे ही अलेक्जेंडर और अम्बी की कंबाइंड ट्रूप्स झेलम के एक साइड आ जाती है, अपना कैंप सेटल कर लेती है, तो जैसे ही पोरस सुनता है कि अलेक्जेंडर आ चुका है, वो भी अपनी सेना लेकर दूसरे साइड रिवर के वो भी अपने ट्रूप्स सेटल कर लेता है। अब देखिए, ये हो गई हमारी झेलम रिवर। अलेक्जेंडर और अम्बे की कंबाइंड कैंप एक साइड लगता है, एक बैंक की साइड। अब जैसे ही पोरस सुनता है, वो भी अपनी आर्मी को दूसरे साइड बैंक के लगा देता है। ये दोनों आमने सामने हो गई और ये हो गई हमारी झेलम झेलम रिवर। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे अलेक्जेंडर स्मार्टली मूव करता है अंडर द डिसेप्शन ऑफ बैड वेदर। इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रूप्स ऑफ अलेक्जेंडर कंसिस्ट 23,000 infantry and 8,000 cavalry, while Porus had the strength of 30,000 infantry, 4,000 cavalry, and 300 chariots with 100 war elephants. Alexander army was also supplemented by the troops of Ambi. देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको कंपैरेटिव स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है। डिफेंस के पेपर में आपको दो चीज़ें गार्ड बांध लेनी है कि आपको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आर्मी की जो है वो एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, प्लस आपको इसमें डायग्राम, बैटल फील्ड्स के जो डायग्राम वो बनाने पड़ेंगे, इसी में आप दोनों का नंबर आएगा। तो इसीलिए आप इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो दी गई है वो याद रखिएगा कितनी है, प्लस इसमें फिगर जो है उनको बस आप माइंड में एक रफ मैप बनाए रहिएगा कि क्या है। देखिए क्या है इसमें कि अलेक्जेंडर की जो ट्रूप्स थी उसमें क्या क्या था, बस 23,000 पैदल सैनिक इन्फेंट्री थी, क्या है, और 8,000 कैवलरी, 8,000 घुड़सवार, बस। चैरियट्स, इन्फेंट्री और कैवलरी ही हैं अलेक्जेंडर के पास। वहीं पोरस के पास क्या स्ट्रेंथ है? 30,000 इन्फेंट्री, 30,000 पैदल सैनिक हैं, 4,000 घुड़सवार हैं, उसके बाद भी क्या है, 300 रथ हैं चैरियट्स, और 100 वॉर एलिफेंट्स, 100 हाथी भी हैं। और हाथी ऐसे न वैसे नहीं है, क्या है, ट्रेंड है, ट्रेंड एलिफेंट्स हैं। उसके बाद क्या है, अलेक्जेंडर आर्मी वॉज ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाय द ट्रूप्स ऑफ अम्बी। उसके बाद अलेक्जेंडर की जो आर्मी है उसको भी उसका जो अम्बी के जो ट्रूप्स हैं उसका भी सपोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन नाइट अंडर द डिसेप्शन ऑफ अ बैड वेदर अलेक्जेंडर मूव्स हिज 1/3 ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक वेयर पोरस वॉज इन कैम्प, लिविंग रिमेनिंग शोल्डर्स अंडर द कमांड ऑफ क्रेटेरियस। क्या है कि अब जैसे रिवर, झेलम रिवर के दोनों साइड अलेक्जेंडर और पोरस की सेना आ गई है, बीच में झेलम रिवर बह रही है। क्या होता है कि एक रात
बारिश हो जाती है, वेदर कंडीशंस लड़ाई के लिए सुटेबल नहीं होती हैं, उसी टाइम स्मार्टली मूव करता है अलेक्जेंडर। वो अपनी 1/3 ट्रूप्स को, एक तिहाई इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो अपनी ट्रूप्स को पोरस की आर्मी की तरफ भेज देता है झेलम रिवर को क्रॉस करके, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। और जो रेस्ट ऑफ आर्मी थी वो अपने कमांडर के अंडर में, जो कि उसका कमांडर क्या था, कौन था, क्रेटेरियस, वो अपनी जो बाकी की सेना बची थी वो क्रेटेरियस के नेतृत्व में छोड़ देता है और अपना और 1/3 अपने ट्रूप्स को लेकर वो झेलम रिवर क्रॉस कर देता है। अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि क्या है। देखिए, ये हो गई हमारी झेलम रिवर, एक साइड है अलेक्जेंडर, एक साइड है पोरस। अब जैसा प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि एक रात बारिश हो जाती है, वेदर कंडीशन सुटेबल नहीं रहती हैं लड़ाई के लिए, तो क्या होता है, उसी रात 1/3 आर्मी अलेक्जेंडर वो क्रॉस करवा देता है, इधर इधर करवा देता है। और जो रेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो क्रेटेरियस के कमांड में वो छोड़ देता है। ये झेलम रिवर क्रॉस कर गई अलेक्जेंडर की 1/3 आर्मी क्रॉस कर गई। अब हम देखेंगे कि आगे जो मेन बैटल होती है वो इन दोनों में कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, सून रियलाइजिंग द क्रॉसिंग ऑफ अलेक्जेंडर, Porus sent a patrol scout consisting 120 chariots and 2,000 cavalry under the command of his son. The investigating party met with advancing Alexander forces, resulting in their easy defeat. अब अलेक्जेंडर ने झेलम रिवर क्रॉस कर ली है। इसका पता पोरस को पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर ने क्रॉस किया है, बट उसको मेन फैक्ट नहीं पता होता है कि अलेक्जेंडर ने अभी बस 1/3 आर्मी क्रॉस करी है। जैसे ही पोरस को पता चलता है तो वो सोचता है, वो अपनी पेट्रोल स्काउट्स भेजता है कि जाओ देखो कि क्या हुआ है। पेट्रोल स्काउट्स में वो अपने बेटे को भेज देता है कि एज अ कमांड कि जाओ तुम देखो क्या हुआ है, कि क्या बात ये अलेक्जेंडर क्रॉस किया है या नहीं। तो वो अपने बेटे के कमांड में 120 चैरियट्स और 2000 कैवलरी साथ में भेजता है। अब जैसे उसका बेटा देखता है अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर की फोर्सेस उस पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था वॉर में। तो वो, और जो पोरस का बेटा रहता है वो एक इजी डिफीट, उसको डिफीट कर देता है अलेक्जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है, सून द अलेक्जेंडर फोर्सेस मेट विद मेन पोरस ट्रूप्स। पोरस पुट हिज एलिफेंट ऑन द फ्रंट and files of infantry were pushed forward in the intervals between the elephant. Both flanks were protected by cavalry with chariots in the front. क्या है कि अब जैसे अलेक्जेंडर ने जो पोरस ने जो पेट्रोलिंग स्काउट्स भेजी थी अपने बेटे की कमांड में, अलेक्जेंडर ने उसको हरा दिया। अब जो अलेक्जेंडर वो आगे बढ़ा तो उसकी जो, अब पोरस के ट्रूप्स, मेन ट्रूप्स और अलेक्जेंडर की ट्रूप्स का मेन दोनों आमने सामने आ गई। अब पोरस ने क्या किया कि जो उसकी, हमारी जो इंडियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर थे उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी सेना को सजा दिया। जैसे कि है, पोरस पुट हिज एलिफेंट ऑन द फ्रंट and files of infantry were pushed forward in the intervals between the elephants. Both flanks were protected by cavalry and chariots in the front. मतलब क्या क्या थे, डिस्कस किया था हम लोग ने कि एलिफेंट्स हैं, प्लस हमारे पास कैवलरी है, इन्फेंट्री है और चैरियट्स है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे पोरस और अलेक्जेंडर ने कैसे अपनी अपनी सेनाओं को सजाया। देखिए, अब ये हो गई एक साइड अलेक्जेंडर की आर्मी, एक साइड हो गई पोरस की आर्मी। अब हम देखते हैं कि कैसे अलेक्जेंडर और पोरस ने अपनी अपनी आर्मी को कैसे अरेंज किया था बैटल फील्ड में। अलेक्जेंडर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेक्शन है अलेक्जेंडर की आर्मी का, ये है कैवलरी। कैवलरी ये है थ्रोइंग वेपन्स, जो कि पत्थर जो फेंकते थे जिससे कि सामने वाली सेना घायल हो जाए। और ये जो इसका मेन ऑर्गन है अलेक्जेंडर की आर्मी का, ये है इन्फेंट्री, मतलब पैदल सैनिक।
ये भी है थ्रोइंग वेपन्स, जब दोनों साइड से उसने लगाया हुआ है। ये हो गई तो अलेक्जेंडर की आर्मी का डिस्क्रिप्शन। अब हम पोरस की आर्मी को देखते हैं। पोरस की आर्मी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंडियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर में टेरन पर बेस्ड होता था, और जैसे चतुरंगिनी सेना। तो पोरस ने अपनी आर्मी को इस तरह से अरेंज किया था कि जैसे उसने आगे लगा दिए हैं चैरियट्स, सेंटर में लगे हुए हैं एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट्स, एग्जैक्टली वॉर एलिफेंट्स, ट्रेंड एलिफेंट्स जो होते थे स्पेशली फॉर वॉर। इधर भी लगे हुए हैं चैरियट्स। एक विंग में पोरस ने लगाया हुआ है अपनी कैवेलरी को, और ये है इन्फेंट्री उसकी जो कि विंग्स पर है। ये हो गई उसकी मेन आर्मी, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक। ये भी इन्फेंट्री है जो कि उसके विंग्स पर लगी है। दो विंग्स हो गए, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। आगे वॉर एलिफेंट्स हो गए, ये चैरेट्स हो गए, और ये कैवेलरी। तो ये चतुरंगिनी सेना है इंडियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर बेस्ड ऑन टेरर, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलेक्जेंडर यूजेस ट्रेडिशनल फ्लैंक टैक्टिक्स एज एज एलाइड hypnacist at the center and backed with archers and cavalry on the both flanks. He decides first to destroy Porus cavalry. क्या है ये? अलेक्जेंडर ने अपनी फ्लैंक टैक्टिक्स को यूज़ किया, जिसमें उसके हाइपनेसिस्ट सेंटर में थे, जिसके बाद आर्चर्स उनके पीछे थे, और कैवलरी उसके दोनों विंग्स पर थी। जिससे हमने पीछे जब हमने अलेक्जेंडर की टैक्टिक्स को पढ़ा है। अगर आप नहीं जानते कि फ्लैंक टैक्टिक्स क्या है तो आप इसका प्रीवियस पार्ट 1 देखिए वीडियो का, उसमें बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है कि फ्लैंक टैक्टिक्स एक्चुअली है क्या। ही डिसाइड फर्स्ट टू डिस्ट्रॉय पोरस कैवलरी। अब अलेक्जेंडर की आर्मी ट्रेडिशनल थी, फ्लैंक टैक्टिक्स पर वो उसका ज़्यादा फोकस था। तो उसने अलेक्जेंडर सबसे जो पहला एम था वो उसने पोरस की कैवलरी को हार्म करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि कैवलरी इसलिए क्योंकि चैरियट से उसमें, अब जैसा हमने पढ़ा है कि बारिश हुई थी, ग्राउंड मर्डी था, जिससे रथ फंस गए, तो उससे उनको ज़्यादा वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाए उस बैटल फील्ड में, जिससे पोरस के आगे हार हुई। देखिए अब आगे क्या हुआ। द ब्रूटल अटैक ऑन पोरस लेफ्ट कैवलरी फोर्सेस Porus to reinforce from the second flank, resulting right flank totally open. Porus tries to advance to the center of enemy, but his cavalry was totally surrounded, cut off and destroyed. पोरस की जो कैवलरी थी वो अलेक्जेंडर के मेन फोकस पर थी। तो इससे क्या हुआ कि अलेक्जेंडर ने पोरस की कैवलरी पर मेन एम रखा। तो जिससे क्या हुआ कि एक उसकी जो पोरस की लेफ्ट कैवलरी थी वो मतलब उसने एकदम ब्रूटली अटैक किया, जिससे वो जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती गई लेफ्ट की। तो उसको कवर अप करने के लिए राइट फ्लैंक से सेना भेजी गई, जिससे कि राइट फ्लैंक पूरा खाली हो गया। अब उसके लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक दोनों की दोनों कैवलरी जो थी वो उसको अलेक्जेंडर की सेना ने पहले तो सराउंडेड किया, उसके बाद उसको मेन आर्मी से दूर ले गए और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है ब्रेव पोरस देन ऑर्डर्ड हिज रिजर्व फॉर अ फाइनल असॉल्ट, ट्राइज टू ब्रेक द फ्लैंक विद 40 एलिफेंट्स, बट वाउंडेड एलिफेंट्स बाय ग्रीक स्पीयर्स प्रूव्ड अनरिलायबल एंड डेंजरस। अब उसकी पोरस की जो आर्मी थी उसमें बस इन्फेंट्री बची रह गई थी, कैवलरी पूरी खत्म हो गई थी, पूरी की पूरी। उसके बाद क्या पोरस क्या करता है कि वो एक फाइनल असॉल्ट के लिए रेडी होता है, जिसमें वो फ्लैंक्स को तोड़ने की कोशिश करता है 40 वॉर एलिफेंट्स की मदद से। बट अब जो उसके हाथी थे वो स्पीयर्स, फ्लैंक टैक्टिक्स के स्पीयर्स से इतने ज़्यादा
उन पे घाव हो चुके थे कि वो अब इफेक्टिव नहीं रह पाए थे, और ग्रीक ग्रीक की फ्लैंक टैक्टिक्स सक्सेसफुली डोमिनेट कर रही थी बैटलफील्ड पर, जिससे जो एलिफेंट्स थे वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे थे, जो कि बैटलफील्ड पर अच्छी तरीके से रिलायबल नहीं रह गए थे, और जिससे कि पोरस की आर्मी बहुत ही ज़्यादा इससे इसको डेंजरस साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, द नाइट बिफोर वॉर begins, resulting mud to the ground, the chariots were stuck in the muds and a slippery state of the ground hindered the Indian infantry from making full use of formidable bow. अब देखिए क्या है कि वॉर मेन वॉर के एक दिन पहले ग्राउंड भीग जाता है, बारिश हो जाती है, जिससे कि ग्राउंड पर मड हो जाता है। अब दलदल में तो हमारे चैरेट्स चल नहीं पाएंगे, ना ही एलिफेंट्स। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया अलेक्जेंडर की आर्मी ने। चैरेट्स हमारे मड्स में फंस चुके थे, और जो ग्राउंड में जो स्लिपरी स्टेट था वो हमारे इन्फेंट्री प्लस कैवलरी प्लस चैरेट्स प्लस एलिफेंट्स को वो हिंडर कर रहा था कि हमारी फुल्ली यूज़ अपनी इफेक्टिवनेस को दिखाने के लिए उस बैटलफील्ड में। अगर एक रात पहले अगर बारिश ना होती तो आज हम कुछ और पढ़ रहे होते। नेक्स्ट है, बैडली wounded Porus fight with ultimate bravery, but surrounded by the enemy he was captured, and this fierce battle ended in 8 hours. Alexander the Great won another battle of his life. क्या है कि अब पोरस बुरी तरीके से घायल हो चुका था, मगर उसने ब्रेवरी दिखाते हुए ये बैटल को ख़त्म किया। उसके चारों ओर उसके एनिमी ट्रूप्स, अलेक्जेंडर की फोर्सेस ने उसे घेर लिया, उसे बंदी बनाया, और ये जो पूरी जो बैटल थी बस 8 घंटों में ख़त्म हो गई। अलेक्जेंडर ने एक और इम्पॉर्टेंट बैटल अपनी लाइफ की, बैटल ऑफ हाइडेप्सस। अलेक्जेंडर अपनी फ्लैंक टैक्टिक्स के यूज़ से और अपनी इफेक्टिव टैक्टिक्स की वजह से बैटल ऑफ हाइडेप्सस जीत गया। नेक्स्ट है कंक्लूजन, रीजन बिहाइंड द डिफीट ऑफ पोरस। क्या क्या रीज़न थे कि पोरस बैटल ऑफ हाइडेप्सस हार गए? तो पहला है टैक्टिकल इन्फीरियॉरिटी अगेंस्ट अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के अगेंस्ट उसकी टैक्टिकल इन्फीरियॉरिटी। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर इससे पहले भी कई ऐसे बैटल्स लड़ चुका था जिसमें वो जीता था। तो एक मेन रीज़न ये है कि पोरस को टैक्टिकल इन्फीरियरिटी थी अलेक्जेंडर से। दूसरा है बैड वेदर रिजल्टिंग इन इम्प्रॉपर यूज ऑफ चैरेट्स एंड बोस विच मेन विंग्स ऑफ आर्मी। अब बारिश हुई थी तो बैड वेदर और उसके सूटेबल कंडीशंस नहीं थे, जिससे कि पोरस की आर्मी जो थी वो चैरेट्स और बो एंड एरो का उस ग्राउंड पर नहीं यूज़ कर पाई, जो कि उसके मेन विंग्स होते थे आर्मी के। तीसरा है सुसाइडल बिहेवियर ऑफ एलिफेंट्स। अब मड है, स्लिपरी स्टेट है ग्राउंड का, तो उसमें एलिफेंट्स का एक उस पर इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे, तो है कि सुसाइडल बिहेवियर ऑफ एलिफेंट्स। नेक्स्ट है कंसीडरिंग फुट सोल्जर्स एज सेकेंडरी। पोरस ने क्या गलती की कि उसने अपनी इन्फेंट्री को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन माना, जबकि वो जान रहा है कि ग्राउंड स्लिपरी है प्लस मड है, तो कैवेलरी उतना प्रेशर नहीं झेल पाएगी, तो उसने इन्फेंट्री को, फुट सोल्जर्स को एज अ सेकेंड ऑप्शन रखा। तो ये था बैटल ऑफ हाइडेप्सस का पूरा घटनाक्रम। आगे नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अटैच कर पड़ेगा। थैंक यू।